हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आपका दीप एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल रहा है कि अब हम हिंदी ग्रामर पर चर्चा करेंगे। जो आगामी परीक्षाएं जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो चलते हैं हम सीधा हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि भाषा क्या है, भाषा के उद्देश्य क्या हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, लिपि और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो सीधा पूछते हम कि भाषा क्या है, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित या कथित रूप में दूसरे को समझा सकें और दूसरे की भावनाओं को हम खुद समझ सकें, उसे ही हम भाषा कहते हैं। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्तिवाणी को कहते हैं। आगे पहुंचते हैं भाषा का उद्देश्य। भाषा के उद्देश्य संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान करना होता है। संप्रेषण कहते हैं कम्युनिकेशन को। आगे देखते हैं भाषा के प्रकार। तो भाषा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा, तीसरी सांकेतिक भाषा। तो अब हम मौखिक भाषा पर चर्चा करेंगे। मौखिक भाषा देखिए, जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोल के हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति को समझा सके, उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण में देखिए, जैसे टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो इत्यादि। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, हम वो देखने जा रहे हैं। तो मौखिक विशेषताएं हैं, देखो इसकी कि यह भाषा का अस्थायी रूप है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाषा का अस्थायी रूप कौन सा है, तो मौखिक भाषा का अस्थायी रूप है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, उच्चारित होने के समय या उच्चारित होने के साथ यह समाप्त हो जाती है। तीसरा देखेंगे, यह भाषा का मूल या प्रधान रूप कहलाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि भाषा का प्रधान रूप किसे कहते हैं, तो मौखिक भाषा को। अब चलते हैं हम सीधा लिखित भाषा पर। लिखित भाषा, जैसा कि देखने से ही लग रहा है कि जो लिखकर व्यक्त करी जाएगी भाषा, वो हमारी लिखित भाषा होगी। देखते हैं, जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी इत्यादि। आगे बढ़ते हैं, हम लिखित भाषा की कुछ विशेषताएं देखेंगे। तो लिखित भाषा की विशेषताएं इस प्रकार है कि यह भाषा का स्थायी रूप है। पहले हमने पढ़ा था कि मौखिक भाषा जो है वो भाषा का अस्थायी रूप है, परंतु लिखित भाषा जो है वो भाषा का स्थायी रूप है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, इस रूप में हम अपने भावों एवं विचारों को अनंत काल तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसा कि हम कोई बुक लिखें और उसे सेफ किसी जगह पे रख दें, तो वो बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है। तीसरा देखेंगे, यह रूप यह अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हो, अर्थात वक्ता अर्थात जो बोलने वाला और श्रोता अर्थात सुनने वाला। मतलब इसमें यह जरूरी नहीं है कि बोलने वाला और सुनने वाला आमने सामने हो। चौथा देखेंगे, यह भाषा का गौण रूप है। आगे चलते हैं हम अपनी सांकेतिक भाषा पे। देखिए, सांकेतिक अर्थात संकेतों के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली भाषा। तो देखिए, जब संकेतों या इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाए तो क्या कहलाती है? सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पे खड़ा यातायात नियंत्रण करता सिपाही। अब देखिए, इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लिपि किसे कहते हैं? लिपि भाषा को उच्चारित मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह प्रदान किए गए हैं, सीमित चिन्ह प्रदान किए गए हैं। उन्हीं वर्णों की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। आगे देखिए, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उससे समझते हैं।
जैसे देवनागरी लिपि में लिखा है राधा घर गई, तो ये हिंदी में लिखा है तो ये हिंदी देवनागरी लिपि हो गई। अब यहीं पे अंग्रेजी में लिख दिया कि राधा घर गई, तो ये आपकी रोमन लिपि हो गई। आगे बढ़ते हैं हम। ये कुछ भाषाएं दी हैं और कुछ लिपियां दी हैं, तो देखते हैं। पहले क्रम से देखते हैं कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और बोडो, ये जो है इन भाषाओं की लिपि जो है वो आपकी देवनागरी लिपि है। दूसरे में देखेंगे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पॉलिश, मेज़ो, इनकी लिपि जो है वो रोमन लिपि है। पंजाबी की जैसे हमने अभी पढ़ा था कि गुरमुखी लिपि है। उर्दू, अरबी और फारसी की फारसी लिपि है। रूसी, बुल्गारियन, चेक और रोमानियन की रूसी लिपि है। बांग्ला की बांग्ला लिपि है। उड़िया की उड़िया और असमिया की असमिया। आगे एक पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है तथा ब्राह्मी लिपि से विकास की गई है। मतलब कि देवनागरी लिपि जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुई है कि ब्राह्मी लिपि से हुई है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं, देखते हैं, इन पर नज़र डालते हैं। तो पहला फैक्ट क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 17 में हिंदी राजभाषा का उल्लेख है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी राजभाषा का उल्लेख है, तो आप उत्तर करेंगे भाग 17। यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और इसमें जितने भी बाकी के पॉइंट दिए हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे दूसरा देखेंगे, संविधान की राजभाषा के संबंध में अनुच्छेद 343 से 352 तक की व्यवस्था की गई है। अगला देखेंगे, अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। परीक्षा में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 343 के अनुसार। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया, इसीलिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी रूप के दिवस में मनाया जाता है। अब देखिए, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो भाई 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आज का वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम वर्ड और वर्णमाला पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।